हेलो बच्चों मेरा नाम है शैलेंद्र शर्मा और आप देख रहे हो अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल सुपर 10 क्लासेस। बच्चों आज के लेक्चर में हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो चैप्टर है क्लास 10th केमिस्ट्री से, जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। बच्चों चैप्टर बहुत अच्छा है, बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जहां से आप मार्क्स गेन कर सकते हो। राइट, तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और बच्चों आगे के लेक्चर्स में मैं आपको इसमें ट्रिक भी देने वाला हूं कि कैसे हम लोग पीरियड नंबर, ग्रुप नंबर और ब्लॉक नंबर फाइंड करते हैं। अगर हमें किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता है तो हम कैसे पता कर पाएंगे कि वो किस ब्लॉक में है, किस पीरियड में है और किस ग्रुप में रखा हुआ है, ये भी बताने वाला हूं। बच्चों इसके आगे के लेक्चर में हम लोग ये भी बात करेंगे कि टेबल कैसे फॉर्म हुई, टेबल की ट्रिक भी बताने वाला हूं मैं आपको। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर्स को। तो बच्चों चैप्टर का नाम क्या है? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। सबसे पहले बच्चों सवाल यह आता है कि आखिर में एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की जरूरत क्या पड़ी? चैप्टर का नाम ही वही है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो सबसे पहला सवाल यही आया कि आखिर में हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं उनको हमें क्लासिफिकेशन करने की जरूरत क्यों पड़ी? तो बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन मैंने वही लिखा हुआ है, व्हाई डू वी नीड टू क्लासिफाई एलिमेंट्स। हमें आखिर में एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की जरूरत क्यों पड़ी? तो इसका आंसर भी देखो जरा, मैंने लिखा हुआ है फर्स्ट ऑप्शन, मैंने फर्स्ट पॉइंट लिखा है स्टडी ऑफ एलिमेंट्स इन सिस्टमेटिक वे टू ऑर्गेनाइज देयर नॉलेज। बच्चों किसी भी एलिमेंट को अगर हमें स्टडी करना है तो एक प्रॉपर वे में हम एलिमेंट्स को स्टडी कर पाए, उसकी नॉलेज को पता कर पाए, इसलिए हमने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया। दूसरा पॉइंट क्या था? टू आइडेंटिफाई द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट। बच्चों एलिमेंट को क्लासिफाई करना इसलिए जरूरी हो गया क्योंकि हम उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे थे, उनको याद नहीं कर पा रहे थे, लर्न नहीं कर पा रहे थे। इसी वजह से हमने उनको क्लासिफाई किया और क्लासिफाई करने के बाद में उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को आसानी से पहचान लिया, आसानी से लर्न कर लिया। बात क्लियर हुई? तो दो बातें निकल के आई, एक ये कि एलिमेंट्स की हम लोग स्टडी कर पाए, दूसरा ये कि उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को बता पाए। अब आते हैं बच्चों के जब क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट हुआ तो किस किसने कौन सा रूल दिया, यहां पर हम लोग साइंटिस्ट की बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो साइंटिस्ट आए दैट इज डोबिनियर-ट्राइट्स। डोबिनियर-ट्राइट्स ने क्या बोला कि अगर हम लोग एलिमेंट्स को अरेंज करें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, देखो लिखा हुआ है व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास देन ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स, जिसको अपन ने ट्राइड बोला, हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। जो ट्राइड रूल क्या था? डोबिनियर साहब ने क्या बोला कि अगर हम लोग 3-3 के फॉर्म में, कितने फॉर्म में? 3-3 के ग्रुप में अगर एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास अरेंज करें तो उन तीनों एलिमेंट की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो सिमिलर होंगी। अब वो जो तीनों एलिमेंट जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है उनको हमने 3-3 के ग्रुप बनाए। कितने के बनाए? 3 ग्रुप के। लेकिन उन 3 ग्रुप का भी एटॉमिक मास आपस में रिलेट कैसे कर रहा है? देखो द एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट, मतलब जो मिडिल वाला एलिमेंट होगा उसका जो एटॉमिक मास है ऑफ द ट्राइड बीइंग इक्वल टू द अरिथमेटिक मीन और एवरेज ऑफ एटॉमिक मास ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। बच्चों जो 3 का ग्रुप बनाया उसमें से फर्स्ट और थर्ड का जो एटॉमिक मास का एवरेज होगा वो सेकंड वाले के इक्वल आएगा, मतलब मिडिल वाले के इक्वल आएगा। देखो यहां पर 3 ट्राइड बनी। कितने ट्राइड? 1 ट्राइड, 2 ट्राइड और 3 ट्राइड। तो पहले में क्या किया? फर्स्ट ट्राइड में लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। तो बच्चों सोडियम का एटॉमिक नंबर 7, पोटेशियम का 39। अगर हम इनका एवरेज कैलकुलेट करें तो कितना आएगा? चेक करो, 7 + 39 डिवाइड बाई 2 कितना जाएगा? ये 46 डिवाइड बाई 2 कैंसिल आउट करोगे तो इट विल बी 23। तो इन दोनों का एवरेज इसके बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये ट्राइड फॉर्म कर रहा है। क्या फॉर्म कर रहा है? ट्राइड। और ट्राइड रूल क्या कहता है कि अगर कोई एलिमेंट्स 3 एलिमेंट ट्राइड फॉर्म करते हैं तो इन तीनों की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी। क्लियर हुआ? यहां पे देखो कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, इसका 40, इसका 137, इसका 88 मिला। अब देखते हैं कि क्या इन दोनों का जो एटॉमिक मास है बेरियम का और कैल्शियम का, इन दोनों का एवरेज इसके इक्वल आता है कि नहीं। तो 40 + 137 डिवाइड बाई 2 किया, कितना किया? डिवाइड बाई 2। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आया 88.5। तो उन्होंने बोला कि हाँ ये अप्रोक्सीमेटली इसके 88 के इक्वल आ रहा है, तो ये भी ट्राइड रूल को फॉलो कर रहा है। थर्ड वाले की बात करते हैं, थर्ड ट्राइड की, जिसमें कौन है? क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। बच्चों क्लोरीन का है 35.5 और आयोडीन का है 127। अगर हमने इन दोनों का एवरेज लिया 35.5 + 127 डिवाइड बाई 2, तो बच्चों इनका एवरेज निकल के आया 81.2। इसका मतलब थोड़ा सा 80 से ज्यादा है, तो अप्रोक्सीमेटली इसको भी हमने इक्वल मान लिया। तो और ओवरऑल हमारे पास 3 ट्राइड निकल के आए, 1 ट्राइड, 2 ट्राइड और थर्ड ट्राइड। ये 3 ट्राइड डोबिनियर ट्राइड रूल से फॉलो हुए, 3 ट्राइड निकल के आए। इसका मतलब 3 ट्राइड के अलावा ये बाकी एलिमेंट को क्लासीफाई नहीं कर पाई, बाकी एलिमेंट इस तरह से फॉर्म हो ही नहीं रहे थे। इसका मतलब ये रूल फॉलो हो गया। तो इसकी लिमिटेशंस बनी। लिमिटेशंस क्या बनी? ही कुड मेक ओनली 3 ट्राइड्स, केवल उन्होंने 3 ट्राइड ही दिए।
मतलब उस समय जो नोन एलिमेंट थे, उस समय जितने भी एलिमेंट 54 एलिमेंट उस समय तक पता थे, 54 एलिमेंट्स में से केवल ये 9 एलिमेंट को ही क्लासीफाई कर पाए, 9 एलिमेंट्स को क्लासीफाई कर पाए, बाकी रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स क्लासीफाई ही नहीं हुए इनसे, ये उसको ट्राइड रूल बना ही नहीं पाए। तो वही लिखा है मैंने, ही कुड मेक ओनली 3 ट्राइड्स फ्रॉम द एलिमेंट नोन एट दैट टाइम। इसी वजह से इनका जो रूल था वो फेल कर गया, वो एक्सेप्ट नहीं किया गया। इसके बाद में नेक्स्ट साइंटिस्ट आए, दैट इज न्यूलैंड। उन्होंने अपना रूल दिया, ऑक्टेव रूल। अब हम लोग इसकी स्टडी करेंगे। पहले आप इसको नोट करो और नोट्स जरूर साथ साथ में प्रिपेयर करते जाएं, जिससे हमें रीड करने में आसानी हो, जिससे हमें नेक्स्ट रिवाइज करने में आसानी हो। क्लियर हो रहा है? तो इसको पहले नोट करो, फिर हम लोग बात करते हैं इसमें न्यूलैंड का ऑक्टेव रूल। न्यूलैंड का ऑक्टेव रूल पहले से नोट करें आप। तो स्टूडेंट्स, डोगने-ट्राइड के रूल के बाद जब वो फेल हो गया तो एक नया लॉ आया जिसका नाम है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। बच्चों यहाँ पे ऑक्टेव का जो मीन्स है दैट इज 8। कितना? 8। ऑक्टेव का मतलब 8। अच्छा, न्यूलैंड्स ने क्या बोला? न्यूलैंड्स ने ये बोला कि अगर आप एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लेस करते हो तो हर आठवां एलिमेंट उसकी प्रॉपर्टी सिमिलर होगी फर्स्ट वन की तरह। देखो क्या लिखा हुआ है, एलिमेंट्स आर अरेंज्ड in the order of increasing atomic masses, then every 8th element has the same properties like first one। मतलब हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी पहले वाले की तरह सिमिलर होगी। अच्छा, ये जो सिमिलर वाली प्रॉपर्टी वाला सिस्टम था, यहाँ पे ऑक्टेव नाम जो दिया गया, 8th की जो बात बोली गई, वो कंसेप्ट दिया गया हमारे इंडियन म्यूजिकल से लिया गया। मैंने लिखा भी यहाँ पे, लाइक इंडियन क्लासिकल म्यूजिक नोट्स। आपको पता होगा सा रे गा मा प द नी स, उसमें देखोगे आप तो उसमें भी हर 8वें वर्ड का मतलब फर्स्ट वाले की तरह सेम है। जरा चेक करना कैसे, जैसे यहां लिखा मैंने सा रे गा मा प ध नी, फिर से सा, तो देखो हर 8वें वर्ड की प्रॉपर्टी सेम आ रही है। तो सा रे गा मा प ध नी, फिर से सा आएगा। इस तरह से इन्होंने वहां से इस कंसेप्ट को लिया और इन्होंने बोला कि हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट वन की तरह सिमिलर होगी। यार चेक करना कैसे, अगर मैं यहां से काउंटिंग स्टार्ट करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इसका मतलब हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टी है वो फ्लोरीन की तरह है। अगर यहां से स्टार्ट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका मतलब बी की जो प्रॉपर्टी है वो Mg की तरह सिमिलर है। जहां से आप काउंटिंग स्टार्ट करोगे वहां से हर 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी उसकी तरह सिमिलर होगी। जैसे यहां से स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, कार्बन की प्रॉपर्टी सिलिकॉन की तरह सेम होगी। तो हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट वन की तरह सिमिलर होगी, ये बताया हमें न्यूलैंड ने। क्लियर हुआ? लेकिन बच्चों ये रूल भी फेल कर गया, इनका लॉ भी फेल कर गया। फेल क्यों किया? क्योंकि पहली बात, इन्होंने केवल कैल्शियम तक, उस समय 56 एलिमेंट नोन थे और इन्होंने केवल और केवल ये बात कैल्शियम तक की। कैल्शियम के बाद में इनका रूल फेल करने लगा। तो मैंने वही लिखा हुआ है फर्स्ट पॉइंट में, लिमिटेशंस में, वैलिड अप टू कैल्शियम। ये केवल कैल्शियम तक ही फॉलो हुआ, इसके बाद रेस्ट ऑफ द एलिमेंट में ये रूल फेल कर गया। कैल्शियम तक वैलिड था। अच्छा, दूसरी बात उन्होंने ये सोची, देखो, ही एज्यूम दैट ओनली 56 एलिमेंट एग्जिस्टेंस इन नेचर एंड नो न्यू एलिमेंट्स विल बी डिस्कवर्ड। इन्होंने सोचा कि केवल और केवल 56 एलिमेंट ही है, उसके अलावा कोई नया एलिमेंट डिस्कवर नहीं होगा। लेकिन उसके बाद में कई सारे एलिमेंट डिस्कवर हुए, तो ये रूल फेल कर गया। क्लियर हुआ? नेक्स्ट पॉइंट, फेल्ड आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इनर्ट गैसेस। जैसे इन्होंने इनर्ट गैस की किसी की बात नहीं की, जैसे ही इनर्ट गैस डिस्कवरी हुई, ये अपने लॉ में बता नहीं पाया उसको, अपने लॉ में इनर्ट गैसेस को कहीं इस जगह ही नहीं दे पाए, कहीं प्लेस ही नहीं किया, कहीं बात ही नहीं की उन्होंने। तो ये 3 पॉइंट्स थे जिन पर ये फेल कर गए। एक तो ये लॉ कैल्शियम तक वैलिड था, दूसरा केवल उन्होंने ये सोचा, ये एज्यूम किया कि इस नेचर में केवल और केवल 56 एलिमेंट ही हैं, उसके अलावा कोई एलिमेंट नहीं आएगा। लेकिन बाद में बहुत सारे एलिमेंट मिल गए। दूसरी बात, इन्होंने इनर्ट गैस की कोई बात नहीं की अपने लॉ में, तो इनर्ट गैस को उन्होंने कोई प्लेस नहीं किया, कहीं भी नहीं रखा इनर्ट गैसेस को। इसी वजह से इनर्ट गैस जब डिस्कवरी हुई तो ये लॉ फेल कर गया। इन 3 बातों पर ये लॉ फेल किया। क्लियर हुआ? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको नोट कर लें। इसके बाद में हम लोग आते हैं मैंडलीफ के लॉ पे, पहले तो नोट करें आप। तो बच्चों, अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने 2 लॉ देखे, एक डोगने-ट्राइड रूल देखा, एक न्यूलैंड का ऑक्टेव रूल देखा, जिन्होंने एलिमेंट को क्लासीफाई किया। लेकिन दोनों के दोनों रूल फेल कर गए। उसके बाद में बच्चों मेंडलीफ साहब आए। मेंडलीफ ने एक लॉ दिया, मेंडलीफ्स पीरियोडिक लॉ। और बच्चों, मेंडलीफ साहब पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया इन द फॉर्म ऑफ टेबल।
बच्चों अभी जो न्यूलैंड थे या जो डोग्नेट्राइड थे, उन्होंने किसी ने भी इतना इफेक्टिव क्लासिफिकेशन हमें नहीं दिया जितना इफेक्टिव क्लासिफिकेशन मेंडलीव साहब ने दिया। तो मेंडलीव साहब ने एलिमेंट का जो क्लासिफिकेशन किया वो इन द फॉर्म ऑफ टेबल में दिया। तो टेबल को पढ़ना आसान है, उन्होंने क्लासिफिकेशन ऐसे रफली कर दिया, लेकिन उन्होंने एक प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में एक टेबल की फॉर्म में एलिमेंट्स को अरेंज किया। तो बच्चा सबसे पहले हम लोग ये स्टडी करते हैं कि टेबल, जो पीरियोडिक टेबल जिसको हम बोल रहे हैं, वो क्या है। तो देखो जरा, पीरियोडिक टेबल अ टेबुलर अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स इन हॉरिजॉन्टल रोज जिनको अपन बोलते हैं पीरियड, एंड वर्टिकल कॉलम जिनको बोलते हैं ग्रुप्स, हाईलाइटिंग द रेगुलर रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड पीरियोडिक टेबल। बच्चों पीरियोडिक टेबल एक टेबुलर अरेंजमेंट है जिसमें कुछ हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं जिसको पीरियड बोलते हैं, और वर्टिकल कॉलम्स होते हैं जिनको ग्रुप बोलते हैं, राइट। हाईलाइटिंग द रेगुलर रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टीज, जिसमें रेगुलर रिपीटिशन होता है प्रॉपर्टीज का, मतलब केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज का रेगुलर इंटरवल के बाद में उनको प्लेस किया जाता है, उसको बोलते हैं पीरियोडिक टेबल। अब इसी पे उन्होंने मेंडलीव पीरियोडिक लॉ दिया। क्या दिया? मेंडलीव साहब ने अपना एक नया लॉ दिया जिसको बोलते हैं मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। इन्होंने क्या बोला? द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। इसका मतलब ये था बच्चों, इन्होंने बोला कि अगर हम लोग एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में रखें तो उनके प्रॉपर्टीज, उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज एक रेगुलर इंटरवल के बाद में, एक रेगुलर पीरियड के बाद में रिपीट करने लगती हैं। बात समझ आ रही है? इन्होंने क्या बोला? द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। इसका मतलब ये था कि अगर हम लोग एलिमेंट्स को अरेंजमेंट करें या एलिमेंट्स को अरेंज करें उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में, तो उन एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद में या एक पीरियड के बाद में रिपीट करने लगती हैं। क्या करने लगती हैं? रिपीट करने लगती हैं। अच्छा, अब बच्चों हम लोग बात करते हैं कि मेंडलीव की जो टेबल उन्होंने बनाई उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज थी, उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक थी। दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। इन्होंने किस तरह से टेबल को फॉर्म किया, किस तरह की टेबल फॉर्म की, उस टेबल की प्रॉपर्टीज क्या क्या थी। तो देखो, पहली, इट इज बेस्ड ऑन द एटॉमिक मास। जो मेंडलीव की प्रॉपर्टीज थी वो एटॉमिक मास पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है? एटॉमिक मास पे। दूसरी प्रॉपर्टी, फर्स्ट साइंटिस्ट टू क्लासीफाई द एलिमेंट्स इन हॉरिजॉन्टल रो एंड वर्टिकल कॉलम। जैसा कि मैंने पहले बताया कि मेंडलीव साहब पहले साइंटिस्ट ऐसे थे जिन्होंने टेबल के फॉर्म में एलिमेंट्स को अरेंज किया। देखो, हॉरिजॉन्टल रोज को बोलते हैं पीरियड, और बच्चों मेंडलीव साहब ने अपनी टेबल में 7 पीरियड्स रखे। देयर वर 7 पीरियड्स। कितने पीरियड से? 7 पीरियड। वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड ग्रुप्स। इन्होंने वर्टिकल कॉलम बनाए जिनको ग्रुप बोला, और उस समय अपनी टेबल में उन्होंने 8 ग्रुप रखे। देयर वर 8 ग्रुप्स। कितने ग्रुप से? 7 पीरियड एंड 8 ग्रुप्स। कितने? 7 पीरियड एंड 8 ग्रुप्स। ये हमारी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में थे। ईच ग्रुप अप टू 7th इज डिवाइडेड इनटू ए एंड बी सब ग्रुप्स। बच्चों 7 नंबर ग्रुप तक, हमारे पास जो ग्रुप थे 7th ग्रुप तक, इन्होंने उस ग्रुप को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, मतलब सब ग्रुप्स में डिवाइड किया, ए और बी में। जैसे एग्जांपल की अगर बात करूं, मान लेते हैं ये कोई ग्रुप इन्होंने बनाया और इस ग्रुप को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक को बोला ए, एक को बोला बी। तो ऐसे करके इन्होंने हर ग्रुप को कहां तक? 7 तक, 7 ग्रुप तक ए और बी सब ग्रुप में डिवाइड किया। ए और बी सब ग्रुप में इन्होंने डिवाइड कर दिया। इतनी बात समझ आई? ये था मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ और ये है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। बच्चों अब बात करेंगे मेंडलीव के टेबल की एडवांटेज की और उनके फेलियर की। तो पहले आप इतना नोट करें, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं मेंडलीव के एग्जांपल की और उसके लिमिटेशंस की। चलिए नोट करें इतना। फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करते हैं मेंडलीव के क्लासिफिकेशन जो किया उनके एडवांटेज की और उनके मेरिट्स की। एडवांटेज बोलो या फिर मेरिट्स बोलो, एक ही बात है। मतलब मेंडलीव ने जो क्लासिफिकेशन किया, मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल बनाई, उसके क्या क्या एडवांटेज थे। तो देखिए, फर्स्ट एडवांटेज देखो, ही करेक्टेड एटॉमिक मास ऑफ सम एलिमेंट्स विच वर रॉन्गली कैलकुलेटेड बिफोर। बच्चों इन्होंने क्या किया, कुछ एलिमेंट्स का जो मास था, एटॉमिक मास, वो पहले कुछ गलत कैलकुलेट था, उसमें करेक्शन भी किया, राइट। क्योंकि इनकी टेबल में जब पोजीशन उन्होंने रखी तो वो किसी और पोजीशन पे आ रहा था, उसका जो केमिकल प्रॉपर्टीज थी वो मैच खा रही थी, तो उसके हिसाब से उसके एटॉमिक मास में भी उन्होंने करेक्ट किया। क्लियर हुआ? दूसरा पॉइंट देखो, he accommodated noble gases when they were discovered। बच्चों इन्होंने क्या किया, अपनी टेबल में एक सेपरेट जगह छोड़ दी, मतलब इनके जो एलिमेंट्स थे, इनके एलिमेंट्स भी अनअफेक्टेड रहे। जब नोबल गैस बाद में मिली तो उन नोबल गैसेस को एक सेपरेट पोजीशन दे दी गई। इसका मतलब नोबल गैस की वजह से इनकी टेबल में कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ा, एलिमेंट्स एज इट इज रहे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। क्लियर है? तो नोबल गैसेस को भी जब वो बाद में डिस्कवर हुई तो इन्होंने पोजीशन दी, मतलब इनकी टेबल ने पोजीशन उसको दे दी।
टेबल में जो एलिमेंट्स थे उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। थर्ड पॉइंट देखो, ही कुड प्रेडिक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ सेवरल एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन इन द प्रोडक्ट टेबल। बच्चों इन्होंने बहुत सारे एलिमेंट की पोजीशन के बेसिस पे प्रेडिक्शन भी की, मतलब ये भी बताया कि इस पोजीशन पे ये वाला एलिमेंट आएगा। इन्होंने अपनी टेबल में गैप भी छोड़े, 3 गैप छोड़े और वहां पे 3 एलिमेंट का प्रेडिक्शन भी किया। तो अपने मतलब टेबल में पोजीशन छोड़ने के बाद पोजीशन के बेसिस पे इन्होंने बताया कि ये वाला नया एलिमेंट प्रेडिक्ट होगा, उसका प्रेडिक्शन भी कर दिया, भविष्यवाणी भी कर दी। प्रेडिक्शन का मतलब भविष्यवाणी। नेक्स्ट पॉइंट देखो, ही हैड प्रेडिक्टेड अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ सम एलिमेंट्स which were not discovered at that time. This helped in the discovery of these elements. बच्चों मैंडलीफ ने क्या किया, बहुत सारे एलिमेंट की प्रॉपर्टीज के बारे में भविष्यवाणी कर दी, प्रेडिक्शन कर दिया जो उस समय थे ही नहीं, और यही उनका जो प्रेडिक्शन था, इस प्रेडिक्शन ने उनको हेल्प किया डिस्कवरी करने में। दिस हेल्प इन द डिस्कवरी ऑफ दीज एलिमेंट्स। अब वो कौन से एलिमेंट्स थे, तो जिसमें सबसे पहला जिन्होंने भविष्यवाणी की वो इक्का सिलिकॉन, इक्का एल्युमिनियम और इक्का बोरॉन, 3 एलिमेंट के बारे में उन्होंने प्रेडिक्शन किया और इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में प्रेडिक्शन किया। राइट, तो पहला कौन था, इक्का सिलिकॉन, दूसरा है इक्का एल्युमिनियम, तीसरा है इक्का बोरॉन। तीनों के बारे में उन्होंने भविष्यवाणी की। जब बाद में इनकी डिस्कवरी हुई तो इक्का सिलिकॉन को बोला गया जर्मेनियम, इक्का एल्युमिनियम को बोला गया गैलियम और इक्का बोरॉन को बोला गया स्कैंडियम। मतलब ये 3 एलिमेंट ऐसे थे जिनकी जो भविष्यवाणी है वो मैंडलीफ ने पहले ही कर दी अपनी टेबल में कि ये एलिमेंट्स जिनका नाम इक्का सिलिकॉन, इक्का एल्युमिनियम, इक्का बोरॉन और इनकी प्रॉपर्टीज इस तरह से होंगी। इनकी प्रॉपर्टीज की भविष्यवाणी कर दी और इनका नाम भी बता दिया। बाद में जब ये डिस्कवर हुए तो इनका नया नाम पड़ा जिसमें जर्मेनियम, गैलियम और स्कैंडियम है। इतनी बात क्लियर होती है। अब बच्चों हम लोग बात करेंगे कि आखिर में मैंडलीफ की जो टेबल थी वो फेल क्यों हुई, इसके क्या क्या डिसएडवांटेज है। राइट, पहले आप इतना नोट करें फिर बात करते हैं डिसएडवांटेज की। नोट कर लो पहले से। अब हम लोग बात करते हैं फेलियर और लिमिटेशंस ऑफ मैंडलीफ्स पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। बच्चों मैंडलीफ ने जो क्लासिफिकेशन किया उसका हमने एडवांटेज देखे। अब हम लोग बात करेंगे उसके फेलियर्स के बारे में कि आखिर में मैंडलीफ का जो क्लासिफिकेशन था वो फेल क्यों हुआ। तो देखो सबसे फर्स्ट फेलियर देखो, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज अनसर्टेन। बच्चों मैंडलीफ के क्लासिफिकेशन में मैंडलीफ साहब हाइड्रोजन की पोजीशन को स्पेसिफाइड नहीं कर पाए कि उसकी पोजीशन क्या होगी। सेकंड देखो, नो सेपरेट पोजीशन वर गिवन टू आइसोटोप्स। बच्चों आइसोटोप्स की जो पोजीशन है उनको भी ये प्रॉपर बता नहीं पाए, मतलब कोई भी सेपरेट पोजीशन नहीं दे पाए। देखो जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं तो तीनों का एटॉमिक मास, इसका 1, इसका 2 और इसका 3 है। तीनों का एटॉमिक मास इंक्रीजिंग फॉर्म में एटॉमिक मास डिफरेंट है तो इनकी पोजीशन भी डिफरेंट होनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने कोई पोजीशन इसकी नहीं बताई। जैसे क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स हैं, Cl35 और Cl37, 2 आइसोटोप्स हैं तो इसका एटॉमिक मास 35 है, इसका एटॉमिक मास 37 है, लेकिन इनको भी कोई सेपरेट पोजीशन नहीं है, इसी वजह से फेल हो गए। नेक्स्ट देखो, सम एलिमेंट्स विद हायर एटॉमिक मासेस वर केप्ट बिफोर लोअर एटॉमिक मास विच कॉन्ट्राडिक्ट्स मैंडलीफ रूल। बच्चों इनका रूल क्या कहता है कि एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज किया है, लेकिन इन्होंने क्या किया अपनी टेबल में, कुछ एलिमेंट जिनका एटॉमिक मास ज्यादा था और कुछ एलिमेंट जिनका एटॉमिक मास कम है तो कम वाले को बाद में रखा और ज्यादा वाले को पहले रखा, जबकि होना क्या चाहिए, कम वाला पहले और ज्यादा वाला बाद में। लेकिन इन्होंने क्या किया, जिसका एटॉमिक मास हायर है उसको पहले रखा और जिसका एटॉमिक मास लोअर है उसको बाद में प्लेस किया। जैसे यहाँ पे कोबाल्ट और निकिल, तो कोबाल्ट का एटॉमिक मास 58.93 है और निकिल का 58.73 है, तो निकिल का एटॉमिक मास कम है, कोबाल्ट का एटॉमिक मास ज्यादा है। निकिल पहले होना चाहिए था, कोबाल्ट बाद में होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने क्या किया, टेबल में कोबाल्ट को पहले रखा और निकिल को बाद में रखा, इसीलिए अपनी ही बातों में उलझ गए। तो ये टी और आई, थैल्यूरियम और आयोडीन, इसका है 127.6 और इसका है 126.9। तो बच्चों आयोडीन का कम है, इसका ज्यादा है, आयोडीन पहले होना चाहिए था और थैल्यूरियम बाद में, जबकि उन्होंने उल्टा कर दिया। इसका मतलब इन्होंने अपनी ही बातों में उलझा दिया, ये अपनी ही बातों में उलझ गए, इस बात का एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए, इसी वजह से टेबल फेल हुई। नेक्स्ट देखो, सिमिलर एलिमेंट्स प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप्स एंड डिसिमिलर एलिमेंट्स प्लेस्ड इन सेम ग्रुप्स। बच्चे इन्होंने क्या किया, जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर थी, सिमिलर एलिमेंट्स थे, उनको तो डिफरेंट ग्रुप में प्लेस किया और जिनकी प्रॉपर्टीज डिसिमिलर थी उनको सेम ग्रुप में प्लेस किया। इस बात का भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। क्लियर हुआ। नेक्स्ट पॉइंट देखो, पोजीशन ऑफ लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स वर नॉट प्रॉपरली स्पेसिफाइड। बच्चों लेंथेनाइड और एक्टिनाइड का मतलब है जो आजकल हमारे पास एफ ब्लॉक है, कौन सा, एफ ब्लॉक, तो एफ ब्लॉक के एलिमेंट को ये कोई स्पेशल पोजीशन ही नहीं दे पाए, स्पेसिफाइड कर ही नहीं पाए कि वो एलिमेंट कहां रखे जाएंगे। इन्होंने सपोज किया कि वो सारे एलिमेंट ग्रुप 3 में रखे हुए हैं, ऐसा सपोज कर लिया इन्होंने, मतलब उनकी कोई पोजीशन को ये स्पेसिफाइड नहीं कर पाए। तो ये थे बच्चों इनके डिसएडवांटेज या फेलियर या लिमिटेशंस बोले। बच्चों आज का लेक्चर आपको कैसा लगा, आगे ऐसे ही लेक्चर हम लोग इसमें लाते रहेंगे।
मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए राधे राधे।